हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम का सत्यापन किया था अनुगमन वेग के आधार पर। प्रतिरोध भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि चालकत्व और चालकता दोनों अलग अलग होती हैं और ये क्या होती हैं और इनकी डेफिनेशन क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो प्रतिरोध का फार्मूला निकल के आया था किसी पदार्थ के लिए, वो था R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये दिया गया था, जहां पर R क्या था हम जानते हैं, प्रतिरोध था। रो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था, या हम इसे कह सकते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता। और यहां पर L चालक की लंबाई थी और A था उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, R लिखा, इसे हम अगर 1/R लिखें तो यहां पर हो जाएगा 1/रो और इधर की वैल्यू हो जाएगी A/L, ऐसा बनेगा। तो जो 1/R होता है इसी को लिखा जाता है, 1/R को हम क्या लिखते हैं, G लिखते हैं। इस G को क्या कहा जाता है, इस G को ही कहते हैं हम चालकता कहते हैं। और इसका अगर मात्रक के बारे में बात करें हम तो मात्रक निकल के आ रहा होगा, मात्रक क्या होगा 1/R। 1/R का मतलब है ओम इनवर्स। दूसरा यहां पर 1/रो जो लिखा है इसे लिखा जाता है सिग्मा। 1/रो सिग्मा के बराबर होता है और इस सिग्मा को हम कहते हैं चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसके मात्रक के बारे में बात करें कि क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, तो रो का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, तो यहां से निकल के आएगा 1/रो का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछता है कि क्या लिखी जाएगी, तो डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चालकत्व की परिभाषा लिखें तो क्या लिखी जा सकती है, लिखा जा सकता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। और दूसरा, अगर चालकत्व के बारे में बात कोई करता है, कंडक्टिविटी के बारे में बात करता है, तो हम लिखेंगे प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ये लिखा जा सकता है। तो ये छोटी सी डिफिनेशन थी कि हाँ ये क्या होता, चालकत्व क्या होता, चालकता क्या होती है, दोनों कैसे रिलेट करते हैं, ये कौन कौन से टर्म से मिलकर के बने होते, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये बेसिक छोटी सी डिफिनेशन थी। आगे हम लोग देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति क्या होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, सबसे पहली क्लास जब हुई थी विद्युत धारा की, तो उसमें क्या देखा गया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चालक है, जैसे यहां पर हम लोगों ने चालक लिया, चालक का कुछ प्रतिरोध होता, उस प्रतिरोध को यहां बना दिया, इसे कनेक्ट कर दिया किसी V वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, यहां पर V वोल्ट की बैटरी है, ये इसका प्रतिरोध R है। मान लेते हैं किसी समय इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, तो बैटरी को यह धारा प्रवाहित करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तो उसी को हम शक्ति कहते हैं, वो विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। किसी चालक की विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होती है। तो बैटरी द्वारा यहां से आवेश का प्रवाह होगा इस परिपथ में, और अगर आवेश का प्रवाह होगा इस परिपथ में तो यह बैटरी द्वारा कुछ काम किया जाएगा, उस काम को ही हम कहेंगे क्या, विद्युत ऊर्जा। अब अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि क्यों आवेश बैटरी से होकर के, यहां से मान लिया कि क्यों आवेश बैटरी से होकर के प्रवाहित होकर यहां जा रहा है, तो लिख सकते हैं W किया गया काम क्या हो जाएगा, V वोल्ट की बैटरी क्यों आवेश प्रवाहित करेगी, तो ऐसा होगा W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये हम लोगों ने विभव में देखा था, विभवांतर में वहां जब पढ़ रहे थे, W की वैल्यू ऐसे निकल के आई, तो W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आवेश जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था, आवेश पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था Q की वैल्यू क्या होती है, I इंटू टी होती है।
या धारा जब पढ़ा था तो कहा था आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो Q बराबर IT निकल के आएगा। तो एक तो फार्मूला यहां से बन गया। अब अगर हम W का दूसरा फार्मूला निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। V की वैल्यू ओम्स लॉ से यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि Q जो होता है वो किसके बराबर होता है, I इंटू टी। टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो I धारा बनेगी, तो उसके रेस्पेक्ट में हम Q बराबर IT लिख सकते हैं। W की वैल्यू लिखें तो V की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है ओम के नियम से, तो इसे लिख सकते हैं I इंटू आर। यहां क्या हो जाएगा I इंटू टी, तो ये वैल्यू बन जाएगी I स्क्वायर R इंटू टी। सिमिलरली अगर कोई कहता है यहां पर V की वैल्यू V लिखी है, ठीक है, I की वैल्यू रख दी जाए तो I की वैल्यू रखेंगे तो V बाई R निकल के आएगा, यहां पर हो जाएगा T, तो ये फार्मूला निकल के आएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, और एक फार्मूला हमारे पास लिखा है VIT, तो हमारे पास ये फार्मूले टोटल कितने बन गए। W का फार्मूला बन गया पहला VIT, दूसरा फार्मूला क्या बन गया, दूसरा फार्मूला बन गया I स्क्वायर R इंटू टी। तीसरा फार्मूला क्या बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये बन जाएगी ऊर्जा, और इस ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ध्यान रखेंगे हम। तो ये हो गई वैद्युत ऊर्जा। अब हमें लिखना है क्या, विद्युत शक्ति क्या होती है। तो यहां वैद्युत शक्ति लिखने से पहले हम लिखना चाहते हैं ऊष्मा। तो हम जानते हैं एक कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। तो अगर हम यहां से लिखना चाहें, चालक के सिरों पर अगर विभवांतर आरोपित किया जाए, धारा प्रवाहित होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा लिखना चाहें तो क्या लिखी जा सकती है, उत्पन्न ऊष्मा H से लिखी जाती है। ये क्या हो जाएगा, तो इसी में क्या होगा, हम लिखेंगे तो VIT लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई 4.2 और इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला क्या हमारे पास I स्क्वायर RT, तो ये है I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 4.2, और यहां पर क्या बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, यहां पर बन जाएगा 4.2। तो ये हम उत्पन्न ऊष्मा भी लिख सकते हैं, यहां पर ये T लिखा गया है, ये T है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक। उत्पन्न ऊष्मा निकालनी हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां पर जो फार्मूला लिखा है, वो जो कन्वर्जन लिखा है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, याद रखेंगे, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बात आती है विद्युत शक्ति क्या होती है। तो बैटरी काम कर रही है, ऊर्जा व्यय हो रही है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसका प्रति सेकंड क्षय जो होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति कहलाएगा। तो यहां पर हम परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो इसे परिभाषित किया जाता है परिपथ में होने वाले प्रति एकांक समय में होने वाले ऊर्जा क्षय को शक्ति कहते हैं, पावर कहा जाता है। W व्यय शक्ति, व्यय ऊर्जा है ये, व्यय ऊर्जा, और डिवाइडेड बाय में क्या है, ये समय है। तो इससे ये क्या निकल के आएगी, शक्ति निकल के आएगी। तो प्रति एकांक समय में किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की दर जो होती है, या यूं कह ले किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की दर शक्ति कहलाती, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसके मात्रकों के बारे में बात करें तो इसके मात्रकों के बारे में लिखा जा सकता है, जैसे पहला मात्रक हम लोग लिखें तो अभी देखा P को लिखा जाता है W डिवाइडेड बाई T से। तो यहां इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और इस T का मात्रक सेकंड होता है। तो एक मात्रक यहां से निकल के आ गया। इसका पहला मात्रक क्या है इसका, तो वो पहला मात्रक है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, यहां पर बात की जाए कि 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो उसे हम 1 वाट के बराबर लिखते हैं। तो शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। इसके अलावा भी अन्य मात्रक होते हैं, जैसे लिख देते हैं अन्य मात्रक में पहला मात्रक यहां से हम लोग लिख सकते हैं किलोवाट। ठीक है। दूसरा लिखा जा सकता है अश्व शक्ति। अगर इनमें हम कन्वर्जन देखें तो 1 किलोवाट
किसके बराबर होता है? तो ये 10 की घात 3 या फिर 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और एक अश्व शक्ति जिसे हम कहते हैं HP हॉर्स पावर, ये किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो ये कुछ अन्य मात्रक होते हैं विद्युत शक्ति के। अब यहां पर एक टर्म आता है जिसे हम लोग लिखते हैं किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा, किलो वाट आर। ये क्या होती है? तो अगर हम इसे परिभाषित करें तो क्या कहते हैं? इसे किसी परिपथ में हम परिभाषित करें, उस परिपथ की जो शक्ति है वो कितनी होनी चाहिए? उस परिपथ की शक्ति बराबर होनी चाहिए 1 किलो वाट। तो इस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा उसे हम क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा कहा जाता है। किसी परिपथ में जिसकी शक्ति 1 किलोवाट हो, 1 घंटा अगर उसके अंदर धारा प्रवाह होता है, 1 घंटे तक धारा प्रवाहित होती, तो उसमें व्यय होने वाली जो ऊर्जा होगी उसे 1 किलोवाट आर कहा जाता है। अब 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है वो देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट आर, 1 किलो का मतलब 10 की घात 3, आर का मतलब घंटा, घंटा का मतलब यहां हो जाएगा 60, फिर मिनट में बदल गया, फिर 60 से गुणा करा देते हैं, अब सेकंड में बदल गया, तो वाट इंटू सेकंड हो गया। तो वाट इंटू सेकंड किसके बराबर होता है? यहां से देखें तो वाट इंटू सेकंड जूल के बराबर होगा। तो ये आ गया हमारे पास 6 6 36, ये 3600 बन जाएगा, गुणे 10 की घात 3, ये जूल के बराबर आया। अब इसे सही से लिखा जाए तो लिख सकते हैं 1 किलो वाट आर बराबर, इसे लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की घात 5 वाट, या कभी कभी ऐसा लिखा जाता है 3.6 गुणे 10 की घात यहां पर 6 लिखा जाता है जूल में। इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इसे पूछ लिया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं। तो अगर कोई कहता है यूनिट की संख्या बताओ, यूनिट की संख्या, तो यूनिट की संख्या जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटा डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जा सकता है 1000। अगर संख्या दी होती तो यहां पर हम संख्या भी लिख लेते हैं, वाट गुणे घंटा गुणे संख्या डिवाइडेड बाय में क्या 1000 लिखा जा सकता है। ये होती है यूनिट की संख्या। और एक यूनिट के तुल्य जो ऊर्जा होती वो किसके बराबर होती है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर, या 36 गुणे 10 की घात 5 वाट के बराबर हो। यहां जूल लिखा हुआ है, ये क्या है? जूल है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वोल्ट इंटू यहां पर वाट इंटू सेकंड जूल के बराबर था। तो यूनिट की संख्या निकालनी हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी यहां मात्रक लिखे गए हैं, वाट के रेस्पेक्ट में किलोवाट आर लिखा है, अश्व शक्ति भी लिखा है, 746 के बराबर होता है। किलोवाट घंटा वह ऊर्जा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले किसी परिपथ में 1 घंटे में प्रवाहित होने पर ऊर्जा जो प्रवाहित धारा प्रवाह होगा उसमें व्यय होती है। आगे हम इसके बारे में बात करें तो यहां से लिख सकते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, कि जब भी कभी हमें पावर निकालनी होती है तो पावर के रेस्पेक्ट में हम कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा पावर का क्या होता है, W/T, यहां पर W/T। तो W के जितने भी फार्मूले थे इनमें क्या है, T को हटा दिया जाए तो ये P के फार्मूले बन जाएंगे। तो P इज इक्वल टू निकल के आएगा VI, दूसरा फार्मूला निकल के आएगा I²R इज इक्वल टू यहां पर लिखा जाएगा V² डिवाइडेड बाई R। ये फार्मूले निकल के आ रहे होंगे वाट, ध्यान रखेंगे। इसमें एक और नियम निकल के आता है, यहां से हम लोग देखें तो ये जो लिखा है हम लोगों ने अभी इधर इस पेज पर, ये जो ऊष्मा लिखी है यहां पर कि जो H होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के, H होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय के। ये किसी चालक के लिए अगर मान्य किए जाएं तो हम इसे जूल का नियम कहते हैं, जूल का नियम या जूल का ऊष्मीय नियम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्बन कलर कोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यहां पर लिख देते हैं कार्बन
कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक के बारे में हम बात करें तो कार्बन प्रतिरोधक में हम जानते हैं कि प्रतिरोधों को अपने आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग करते जाते हैं, उनकी वैल्यू कम या ज्यादा करके। लेकिन कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता हो, उच्च प्रतिरोधक जब चाहिए होता है। उच्च प्रतिरोधक के लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहां पर कि कितने तक के लिए, तो याद रख सकते हैं 1 किलो ओम, 1 किलो ओम हो सकता है, या फिर यहां पर हो सकता है 40 किलो ओम। ये 40 लिखा हुआ है, 40 किलो ओम। या फिर अगर हम इसे लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? 1 मेगा ओम। अगर इतने हाई रेजिस्टेंस हमें चाहिए, इतने उच्च प्रतिरोधक हमें चाहिए, तो हम कार्बन प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। कार्बन प्रतिरोधक में अगर हम बात करें कि कार्बन की जो प्रतिरोधकता होती है, कार्बन की प्रतिरोधकता जो हम बात करेंगे वो किस पर होगी? कमरे के ताप पर। और ये कितनी होती है? तो ये होती है 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर के बराबर होती है। दूसरी बात है कि कार्बन के जो प्रतिरोधक बनाए जाते हैं वो किस रेंज से किस रेंज तक रहते हैं? तो ये कुछ ओम से लगा करके 100 मेगा ओम तक के रहते हैं, मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। दूसरी बात यहां पर कहें तो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं। और इनका जो प्राइस होता है, या कह सकते हैं जो मूल्य होता है, ये सस्ते भी होते हैं, तो सस्ते होते हैं। तो कार्बन प्रतिरोधक की इतनी बातें हमें याद रहें तो हम इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में कि उच्च प्रतिरोधकता के लिए हमें जब प्रतिरोध का प्रयोग करना होता है तो हम कार्बन प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं। कार्बन प्रतिरोधकता जो कार्बन की होती कमरे के ताप पर लगभग 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होती है। कुछ ओम से लगाकर कुछ मेगा ओम तक को इन्हें बनाया जाता है। आकार में बहुत छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं। बात की जाए कि अगर ये बहुत आकार में छोटे हैं, इस पॉइंट को हम लोग दोबारा से अगर हाईलाइट करके लिखें कि जो ये आकार में बहुत छोटे हैं, तो जब आकार में बहुत छोटे होंगे तो इनकी प्रतिरोधकता इनके कवर पर, मतलब या इनके बाहरी पृष्ठ पर नहीं लिखी जा सकती होगी। तो इनके आकार के बहुत छोटे होने के कारण हमें कार्बन कलर कोड के बारे में पढ़ाया जाता है, वर्णक्रम के बारे में पढ़ना रहता है, वर्णक्रम का प्रयोग करते हैं। मतलब कार्बन के जो रजिस्टर होते हैं या प्रतिरोधक होते हैं, उनके ऊपर कुछ कलर की पट्टियां बनी होती, कुछ रंग की पट्टियां बनी होती, जिनके आधार पर हम कार्बन के प्रतिरोधक का मान लिखते हैं। अगर इसे हम समझें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, सबसे पहले एक यहां पर हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई कार्बन का प्रतिरोधक है, ये ऐसा है। इसमें कुछ पट्टियां बनी हुई हैं, जैसे ये पहली पट्टी बनी हुई है, दूसरी पट्टी ये बनी हुई है, ये तीसरी पट्टी बनी हुई मान लिया, ठीक है, और यहां पर ये चौथी पट्टी बनी हुई है। इस पट्टी का अगर हम क्रम लिखें, वर्ड क्रम, ठीक है, तो वर्ड क्रम पहला, इसे ए नाम दे देते हैं, सपोज वर्ड क्रम इसका ए है। इस दूसरी पट्टी का वर्ड क्रम लिखें तो इसे हम बी नाम दे सकते हैं, और ये वर्ड क्रम लिखें इसका तो इसे हम सी नाम दे सकते हैं। ये जो पट्टी होती, चौथी पट्टी, ये सिर्फ 3 ही कलर की होती, सबके कलर हम अभी देखेंगे, लेकिन ये केवल 3 कलर की होती है। यूं कह लेते हैं 3 टाइप से इसे लिखा जाता है। एक तो होती है चांदी की, और दूसरी होती है सोने की, ठीक है, और तीसरी पट्टी नहीं होती है, पट्टी ना हो। तो इनके सापेक्ष ये बताते क्या है? तो ये हमें बताते हैं रिलायबिलिटी, या हम इसको कहते हैं टॉलरेंस या सहनशीलता बताते हैं। सहनशीलता में इसे सहनशीलता के लिए प्रयोग किया जाता है,
इस पट्टी को कि इसकी सहनशीलता कितनी है। तो सहनशीलता अगर बात की जाए तो इन सब की सहनशीलता होती है, चांदी की होती है, ये लिखा जाता है 10% ±10%, और सोने की होती है ±5%, और पट्टी ना हो तो हम ±20% लिखते हैं। ठीक है। अब बात करें कोई कि इसका अगर हमें नाम लिखना हो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, अगर हम इसका प्रतिरोध लिखना चाहें R बराबर, तो क्या लिखा जाता है? जो पहले दो होते हैं इनके अंक सीधे लिखे जाते हैं। जैसे इसका मान पहली पट्टी का वर्णक्रम मान लेते हैं A है, दूसरी पट्टी का वर्णक्रम B है, तो A और B साथ में लिख देते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कराना, एज इट इज लिख देना है। फिर गुणे, यहां पर होता है 10 की घात, C वाली जो पट्टी का वर्णक्रम होता है वो पावर में चढ़ता है, इसके 10 की घात C हो जाएगा, और प्लस माइनस इस पट्टी पर जो भी होगा वो आ रहा होगा। तो सिल्वर के लिए 10 आएगा, सोने के लिए 5 आएगा, पट्टी नहीं होगी तो 20% आएगा। तो प्लस माइनस हम इसे D% लिख देते हैं। ठीक है, D% लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि यहां जो पट्टी है उसका वर्णक्रम है D, वर्णक्रम जो है वो D है, तो प्लस माइनस D% हम लिख सकते हैं, ऐसा होगा। अब अगर इसका कोई पूछता है कि वर्णक्रम निर्धारित होता है तो उसके वर्णक्रम में कौन कौन से कलर आते हैं और उनको कैसे याद रखा जा सकता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन कलर कोडिंग को कैसे याद रखा जा सकता है। तो लेटर यहां पर हम पहले लिख देते हैं बी रॉय, यहां लिखा जाता है ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद रख सकते हैं। इनमें कौन कौन से लेटर हैं जो हमें याद रखने चाहिए? बी और ये बी, रेड ये चाहिए हमें, इसका पहला लेटर चाहिए, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर लिखा जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। अब अगर इसे हम डिटेल में पढ़ें इधर तो क्या लिखा जा सकता है? सबसे पहले बात करते हैं बी, तो यहां पर होता है ब्लैक, या फिर हम इसे काला लिख लेते हैं। ब्लैक के बाद में आता है ब्राउन, ब्राउन भूरा, उसके बाद में कौन आएगा? रेड लाल या रेड, उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑरेंज, ऑरेंज लिखेंगे, ऑरेंज में क्या होगा? नारंगी, ये नारंगी पट्टी होगी। अब आगे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फिर आएगा येलो, येलो पीला, ठीक है। फिर यहां पर आएगा ग्रीन, ठीक है। उसके बाद में यहां से क्या निकल के आ रहा है? बी, तो यहां हो जाएगा ब्लू नीला, ठीक है। उसके बाद क्या बनने वाला है? वी, तो वॉयलेट बन जाएगा आपकी बार, जिसे हम कहते हैं बैंगनी, ये बैंगनी बन जाएगा। और उसके बाद अगर यहां से बात करें तो ये बन जाएगा जी, तो ये बनेगा ग्रे, जिसे हम कहते हैं स्लेटी, स्लेटी, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट बन जाएगा व्हाइट, व्हाइट बन जाएगा, सफेद, सफेद। अब इनके अगर हम रंग लिखें तो क्या लिख सकते हैं इनके कलर? तो इनके कलर लिखे जा सकते हैं, यहां होता है 0 इसके लिए 1 होता है, ये होता है 2, ये 3, ये 4, ये होता है 5, ये 6, ये 7, ये 8, फिर ये 9 होता है, ठीक है। इनको यूज कैसे करते हैं? हम लोगों ने अभी ये तो देख लिया है कि चांदी सोना और पट्टी ना हो तो उसके लिए हम मल्टीप्लायर, वो यहाँ पर टॉलरेंस के लिए कितना लिखा जाता है, सहनशीलता के लिए कितना लिखते हैं, तो वो सारा सब कुछ लिखा गया। एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं इन चीजों को। एग्जाम्पल ये है, कार्बन प्रतिरोधक है। कार्बन प्रतिरोधक में ये पट्टियां बनी हुई हैं अलग अलग कलर से। यहां पर पट्टियों का हम नाम लिख देते हैं। पहली पट्टी है वो है नीला, यहां पर कलर है। दूसरी पट्टी पर जो कलर है वो कैसा है? नारंगी है, नारंगी है। और यहां पर कलर है लाल, और यहां पर लिखा है सुनहरा, सुनहरा, ठीक है। अब अगर कोई कहता है इसका प्रतिरोधक का मान ज्ञात करो, तो सबसे पहले क्या करना है? इस टेबल में जाना है, जिसका जो वर्णक्रम है वो लिख देना है। नीला, सबसे पहले हम बात करते हैं नीले के पास चलें तो ब्लू यहां पर 6 है, तो इधर 6 लिख देते हैं अलग से। नारंगी, नारंगी के पास चलते हैं तो ऑरेंज, इसका वर्णक्रम 3 है, 3 लिख देते हैं।
लाल, लाल का वर्ण क्रम कितना है? तो 2 है, यहां 2 लिख देते हैं। सुनहरे के लिए हम लिखते हैं क्षमता ±5%, ऐसा लिख दिया। अब इसका वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा? 6 लिख देंगे, उसके बगल 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है इन्हें। यहां पर लिखा जाएगा फिर 10 की घात में क्या होगा? ये मल्टीप्लायर जाएगा तो 2 बनेगा, और प्लस माइनस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 5% लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि खुद ही ट्राई करना है वो क्या है? देखो यहां पर एक कार्बन प्रतिरोधक दिया गया है, इसकी पट्टियां लिखी गई हैं, ये पट्टियां इसकी दी गई हैं। इन पट्टियों के कलर लिखे गए हैं, लिख देते हैं हम क्या क्या बन रहे होंगे। पहला कलर दिया गया है इसका भूरा, ठीक है। इसका कलर दिया गया है पीला, और इसका कलर दे रखा है बैंगनी, बैंगनी। और यहां पर पट्टी जो है वो कैसी है? रजत, रजत है। इसका आर निकाल करके खुद ही ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में